इसका डिस्क्रिप्शन भी हम लोग बहुत अच्छे से देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में राष्ट्रपति शासन सर्वाधिक बार लगा? पंजाब, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मिजोरम या मध्य प्रदेश? तो सबसे ज्यादा बार राष्ट्रपति शासन कहाँ पर लगा है अभी तक? तो मैं बता दूं आपको, संविधान के अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख है। ठीक है, ओके, बिल्कुल पूरा कोर्स 99 में है विक्रम। बिल्कुल, थोड़ा सा आश्चर्य आपको जरूर हो रहा होगा, परंतु ऐसा सत्यार्थी शर्मा क्लासेस के ही प्लेटफॉर्म पर संभव है, जो कि विद्यार्थी हित में काम करता है ये प्लेटफॉर्म। चलिए, तो देखो, किस राज्य में राष्ट्रपति शासन सबसे ज्यादा बार लगा? इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। अब इसमें कुछ विशेष बातें याद रखनी है कि अगर क्वेश्चन परीक्षा में ये पूछ लेते कि सर्वाधिक समय के लिए, मतलब एक ही राष्ट्रपति शासन सबसे ज्यादा टाइम तक कौन से राज्य में लगा, तो वो है पंजाब। अगर आपसे पूछें कि सबसे ज्यादा बार राष्ट्रपति शासन कहाँ लगा, तो ये उत्तर प्रदेश। राष्ट्रपति शासन सबसे ज्यादा बार 10 बार उत्तर प्रदेश में लग चुका है। और सबसे ज्यादा बार मायावती की सरकार जब थी, मायावती जब मुख्यमंत्री थी उत्तर प्रदेश की, तब जो है सबसे ज्यादा बार यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा है। तो दोनों क्वेश्चन में अंतर आप समझ गए होंगे। अगर सबसे ज्यादा टाइम तक राष्ट्रपति शासन पूछें तो पंजाब, सबसे ज्यादा बार राष्ट्रपति शासन पूछें तो उत्तर बताना है उत्तर प्रदेश। दिल्ली, मिजोरम में राष्ट्रपति शासन एक एक बार लगा है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, आंध्र प्रदेश में 3-3 बार लगा है। और हिमाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम में 2-2 बार राष्ट्रपति शासन अभी तक लगा है। ठीक है, ओके। हाँ, यूपी में 10 बार। और सबसे ज्यादा समय तक अगर पूछें तो फिर आपको बताना है पंजाब। ठीक है, अगला प्रश्न आप लोगों के सामने। अच्छा, अगर ये जानना चाहते हो कि राष्ट्रपति शासन होता क्या है सर, तो मैं बताऊं, संविधान का एक अनुच्छेद है, संविधान में 395 अनुच्छेद है ना, उसमें एक अनुच्छेद है संविधान का अनुच्छेद नंबर 356, जिसके तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो किसी भी राज्य में राज्यपाल के एक लिखित प्रतिवेदन के बाद राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। और जब राष्ट्रपति शासन लगा देता है ना राष्ट्रपति, तो उस राज्य की सभी राजनीतिक कार्यपालिका की शक्ति समाप्त हो जाती है और राज्यपाल सारी शक्तियों का प्रयोग अपने स्वविवेक से करने लगता है। ऐसा होता है ये अनुच्छेद 356 का राष्ट्रपति शासन। अब आते हैं अगले प्रश्न पर, जल्दी से आंसर करो आप लोग। अगले प्रश्न का उत्तर आप लोगों को लगाना है। अगला प्रश्न क्या है? बक्सर का युद्ध कब और किसके मध्य हुआ? बक्सर का युद्ध इतिहास का प्रश्न है। ठीक है, ओके। हाँ, 352 में राष्ट्रीय आपात है, 356 में राष्ट्रपति शासन है और 360 में है वित्तीय आपात। बिल्कुल, जर्मनी के संविधान से लिया गया ये, संविधान के भाग 18 में उल्लेखित है। ठीक, ओके। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, बक्सर का युद्ध कब और किसके मध्य हुआ? 1764 में अंग्रेज और मीर कासिम, 1757 अंग्रेज और मीर जाफर, 1539 शेरशाह और हुमायूं और 1555 हुमायूं और नसीब खां। तो देखते हैं कितने लोग इसका सही उत्तर दे पाते हैं। जल्दी से सब लोग आंसर करने का प्रयास करो। ज़्यादातर लोगों का उत्तर यहाँ पर बी नज़र आ रहा है, 1757 अंग्रेज और मीर जाफर, लेकिन इसका सही आंसर जो है वो है ये 1764। 1764 सही आंसर क्या है? 1764 अंग्रेज और मीर कासिम। देखो क्या हुआ था, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। 1757 में मीर जाफर जो हैं उन्होंने क्या किया था, सिराजुद्दौला से जो है बगावत कर दी थी। मीर जाफर ने अंग्रेजों का साथ दिया था और सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में 1757 की लड़ाई हुई थी। और इस लड़ाई को, 1757 की लड़ाई को प्लासी की लड़ाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लासी की लड़ाई।
तो प्लासी की लड़ाई कब हुई? 1757 में अंग्रेज और बंगाल के राजा सिराजुद्दौला के बीच। ये लड़ाई अंग्रेज जीत गए थे। और 1764 में अंग्रेज और मीर कासिम के बीच लड़ाई हुई थी, बक्सर की लड़ाई। कौन सी? बक्सर का युद्ध। इस बक्सर के युद्ध को भी अंग्रेज जीत गए थे और इसके साथ अंग्रेजों के शासन की वास्तविक शुरुआत भारत में हो गई थी। ठीक, अगला प्रश्न आप लोगों के सामने ये है। और अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न आ रहा है आप लोगों के सामने। अगला प्रश्न, अमृतसर शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई? अमृतसर शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई? अमृतसर शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई? इसका आंसर आप लोगों को करना है। जल्दी से बताएं आप लोग, अमृतसर शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई? गुरु नानक देव। देखो, गुरु नानक देव जो हैं पहले सिख गुरु थे। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव कहे जाते हैं। गुरु गोविंद सिंह क्या सही उत्तर है? गुरु तेग बहादुर क्या सही उत्तर है? या गुरु रामदास इसका सही उत्तर होगा? तो मैं आप लोगों को बता देता हूं, इसका सही आंसर जो है वो है डी, यानी कि गुरु रामदास। गुरु रामदास इसका सही उत्तर है। गुरु रामदास के बारे में मैं आपको बता देता हूं। पहले सिख गुरु जो हुए वो तो गुरु नानक हुए। पहले सिख गुरु गुरु नानक, जिनका जन्म तलवंडी पाकिस्तान में हुआ। दूसरे नंबर के जो सिख गुरु थे वो थे अंगद देव। और तीसरे नंबर के जो सिख गुरु थे वो थे अमरदास। और चौथे नंबर के जो सिख गुरु थे वो थे रामदास। अब इनके बारे में सुनना। रामदास जो हैं इनको अकबर ने, रामदास जो हैं इनको मुगल शासक अकबर ने 500 बीघा जमीन दान में दी थी। कितनी? 500 बीघा जमीन इनको रामदास को अकबर ने दान में देती थी। और रामदास जी ने इसी 500 बीघा जमीन पर रामदासपुर नामक शहर बसाया था। और इसी रामदासपुर नामक शहर पर गुरु अर्जुन देव जो हैं इन्होंने एक हरमंदिर साहिब मंदिर का निर्माण किया था। और वही अमृतसर बाद में, वही जो है स्वर्ण मंदिर बाद में कहलाया। और ये जो रामदासपुर शहर बसाया था ना, यही कहलाया वर्तमान का अमृतसर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि किसने अमृतसर शहर बसाया, तो आपको बताना है चौथे नंबर के सिख गुरु रामदास ने अमृतसर शहर बसाया। ठीक, क्लियर हुआ आप लोगों को? अगला प्रश्न आप लोगों के सामने ये है। ठीक है, और भी सिख गुरुओं के बारे में जैसे ये बताया जा रहा है कि गुरु नानक देव जो हैं सिख धर्म की स्थापना की इन्होंने पहले गुरु थे। अमरदास सिखों के तीसरे गुरु अकबर के समकालीन थे। तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु औरंगजेब ने जिनकी हत्या कर दी थी। और गुरु गोविंद सिंह खालसा पंथ की स्थापना की थी। ये सब पीपीटी के रूप में आपको सत्यादि शर्मा क्लासेस के मोबाइल एप्लीकेशन में यूट्यूब पीडीएफ पर मिल जाएगा। किसी प्रकार की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सब लोग वीडियो को लाइक कर दो और अगले प्रश्न का आंसर करो। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? राष्ट्रीय आपात, नेशनल इमरजेंसी की बात चल रही है, राष्ट्रीय आपात की बात चल रही है। राष्ट्रीय आपात का वर्णन है संविधान का अनुच्छेद 352। तो राष्ट्रीय आपात, ठीक, राष्ट्रीय आपात का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? 352, 356, 360 या 368? देखते हैं कि कितने लोग इसका सही उत्तर दे पाते हैं। जल्दी से सब लोग आंसर करने का प्रयास करो। बहुत सही आंसर आ रहे हैं आपके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। हाँ, तो राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद किस में मिलता है? तो इसका सही उत्तर है 352। 352 इसका सही उत्तर है। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था
फिर बता देता हूँ, जो भारत के संविधान का भाग नंबर 18 है, और इस भाग 18 का जो नाम है वो है राष्ट्रपति के लिए आपातकाल, मतलब राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। यानी आपातकाल का उल्लेख संविधान के भाग 18 में है, और इस भाग 18 में अनुच्छेद है 352 से लेकर 360। इसमें जो अनुच्छेद नंबर 352 है, उस अनुच्छेद नंबर 352 में राष्ट्रीय आपात का उल्लेख किया गया है। और अनुच्छेद नंबर 356, अनुच्छेद नंबर जो 356 है उसमें राष्ट्रपति शासन, उसमें राष्ट्रपति शासन का उल्लेख किया गया है। और अनुच्छेद नंबर जो 360 है उसमें वित्तीय आपात का उल्लेख किया गया है। अब मैं आपको बता दूं कि जो संविधान का अनुच्छेद 352 है, जो 352 है उसमें राष्ट्रीय आपात की शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है। कब राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात लगा देता है, कब राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात लगा देता है, तो मैं बता देता हूँ। नंबर 1, अगर युद्ध हो जाए किसी देश के साथ, भारत का युद्ध हो जाए। नंबर 2, यदि भारत के ऊपर बाह्य आक्रमण हो जाए, किसी देश का या क्षेत्र का बाह्य आक्रमण भारत पर हो जाए। या नंबर 3, संविधान में दिया गया था आंतरिक अशांति, क्या आंतरिक अशांति अगर हो जाए तो भी राष्ट्रीय आपात राष्ट्रपति लगा सकता है। लेकिन ये आंतरिक अशांति शब्द हमने बाद में हटा दिया और इसकी जगह एक शब्द जोड़ दिया, सशस्त्र विद्रोह। क्या जोड़ दिया हमने? सशस्त्र विद्रोह। तो अब वर्तमान में यदि बात करें तो युद्ध हो जाए, बाह्य आक्रमण हो जाए या सशस्त्र विद्रोह हो जाए, इनमें से कुछ भी अगर हमारे देश में हो जाए तो फिर संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति क्या कर सकता है? राष्ट्रीय आपात लगा सकता है। और जब राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात लगा देता है भारत के किन्हीं राज्यों में या पूरे भारत में, तो लोगों के सारे मौलिक अधिकार समाप्त हो जाते हैं। लोगों के सारे मौलिक अधिकार जो हैं वो समाप्त हो जाते हैं और केवल अनुच्छेद नंबर 20 और 21 मात्र बना रहता है। ठीक, तो अनुच्छेद नंबर 352 इज ए राइट आंसर, ये सही उत्तर है। और ये सब पीडीएफ फॉर्म में आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। तो आते हैं अगले प्रश्न पर। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं और अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए। देखो, अब तक भारत में राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लगा है। कब कब? 1962 से 68 के बीच, जब चीन से युद्ध हो गया था, चीनी आक्रमण हो गया था, पाकिस्तान से युद्ध हो गया था 1971 में, और तीसरा आंतरिक अशांति के आधार पर 1975 में। ये 3 बार लगा अभी तक। ये भी डिटेल आप लोगों को दे दिया जा रहा है। ठीक है, जो लोग वीडियो देख रहे हैं जल्दी वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, आपस में बातें ना करें और क्वेश्चन के आंसर देने पर फोकस करें। अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल के दौरान आयोजित की गई? बौद्ध संगीतियां का प्रश्न है, और 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी। पूछा जाता है कहाँ हुई थी, किसके शासनकाल में हुई थी और अध्यक्ष कौन थे, ये सब बताया जाएगा इसमें आपको, है ना। तो प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल के दौरान आयोजित की गई थी? कालाशोक, अजातशत्रु, अशोक या कनिष्क। मतलब पूछा जा रहा है कि राजा कौन थे। 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी उसमें, तो उत्तर है अजातशत्रु। अजातशत्रु जो हैं उस समय राजा थे। यानी कि जिन जिन लोगों के, जैसे कि बी आंसर आया है किसका? आदि का, शशि का, प्रीति, ये जो 4 बौद्ध संगीतियां हुई इसमें किसने अध्यक्षता की, कौन से स्थान पर हुई और राजा उस समय कौन थे? तो ये पीडीएफ फॉर्म में आप लोगों को एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। बिल्कुल घबराने की, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बिल्कुल। देखो, बीसी उत्तर सीमा धाकड़, सोना, राठौर, राजेश, रचना, गोविंद, सोनम,
सब लोगों के थोड़े अलग अलग। प्रथम बौद्ध संगीति महाकश्यप के समय में राजगृह में हुई थी और अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी, परंतु शासन अजातशत्रु का था। ठीक। द्वितीय की अध्यक्षता सब्बकामी ने, स्थान वैशाली, और शासन किसका था? कालाशोक का था। तीसरी बौद्ध संगीति मोगली पुत्र तिष्य की अध्यक्षता में की गई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी और अशोक उस समय राजा थे। और चौथी बौद्ध संगीति वसुमित्र अश्वघोष की अध्यक्षता में हुई थी, स्थान कुंडलवन। भारत के राष्ट्रपति के पास किस अनुच्छेद के तहत क्षमा करने की शक्ति है? राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति, बताओ अनुच्छेद। सर पहले फिजिकल होगा, नहीं है। भारत के राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद नंबर 72, ए आंसर इसका सही है। ठीक, ये इसका डिस्क्रिप्शन है। अनुच्छेद नंबर 52 में भारत के एक राष्ट्रपति के बारे में, 60 में राष्ट्रपति की शपथ के बारे में, 61 में महाभियोग के बारे में, 74 में मंत्री परिषद के बारे में है। ठीक, अब अगला प्रश्न आप लोगों के सामने ये है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान, देखते हैं कितने लोग इसका सही उत्तर दे पाते हैं। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जो है वो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ये उत्तराखंड में है। कहाँ पर है? उत्तराखंड में। ये देखो, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है वो उत्तराखंड में है। भारत का ये पहला राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक, कब? 1935 में ये राष्ट्रीय उद्यान जो है वो स्थापित हो गया था। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान के बारे में याद रखना, ये लद्दाख में है और ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। तो अगर आपसे पूछें भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान तो जिम कॉर्बेट, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान तो हिमिस या हेमिसाई राष्ट्रीय उद्यान। भारत का सबसे छोटा पूछ लें तो साउथ बेटन, अंडमान निकोबार में है भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान। तो आपको बताना, राष्ट्रीय उद्यान हेमिसाई लद्दाख, सबसे छोटा साउथ बेटन अंडमान निकोबार, और आप लोगों को वो भी कवर करवा दिया जाएगा। तो राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी, 23 जनवरी, 4 फरवरी या 28 फरवरी? ठीक है, बिल्कुल आंसर लगाओ भैया इसका। वो इसका सही उत्तर है 12 जनवरी। क्या बस मनाते हैं 12 जनवरी को हर साल, ये भी याद रखना। 12 जनवरी के दिन कब की बात है? 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ 1902 में। स्वामी विवेकानंद, पूर्ण अन्य दिवस भी मैंने यहाँ पर दे दिए हैं। ये एप्लीकेशन पर आपको पीडीएफ फॉर्म में यूट्यूब फ्री पीडीएफ वाले सेशन में मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? देखो आज क्लास थोड़ी लेट स्टार्ट हुई थी तो डिस्क्रिप्शन जो है वो मैं छोड़ते जाता हूँ और क्वेश्चन के आंसर करवाते जाता हूँ ताकि हमारे 20 क्वेश्चन का टारगेट जो है वो पूरा हो जाए। ठीक है, ओके। 599 नहीं है आपके पास, कोई दिक्कत नहीं है, आप यूट्यूब पर ये फ्री क्लासेस भी देख सकते हैं। हाँ, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन? तो इसका सही उत्तर आप लोग दो। इसका सही उत्तर मैं अपनी तरफ से बताता हूँ, मदर टेरेसा। मदर टेरेसा जो हैं उनको नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। कब? 1979 यानी कि 1979 में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी थी? वो बनी थी मदर टेरेसा। इसके अलावा कर्णम मल्लेश्वरी भी ऑप्शन में थी। ये ओलंपिक में व्यक्तिगत पदक है ना पाने वाली पहली भारतीय महिला थी। इसके अलावा सुष्मिता सेन पहली मिस यूनिवर्स कही जाती हैं। रीता फारिया पहली मिस वर्ल्ड, ये क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं। और एल लेम्सडेन अर्जुन पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला है। बहुत काम के क्वेश्चन हैं ये आपके, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोगों को ये दिए जा रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या सरदार वल्लभ भाई पटेल? जल्दी आंसर करके बताओ। आप लोगों को जल्दी समारोह आयोजित करके सारे प्रश्न आता है और तुरंत उसका उत्तर आप लोगों को लगाना रहता है। तो यहाँ भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सही उत्तर है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 7 सदस्यीय संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी या संविधान की निर्मात्री समिति या संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और यही भारतीय संविधान के पिता कहे जाते हैं। देखो अब कौन कौन और सदस्य थे वो भी यहाँ पर डिटेल दे दिया गया है, ठीक है। ये आप लोग भारतीय संविधान के पिता कहे जाते हैं। देखो अब कौन कौन और सदस्य थे वो भी यहाँ पर डिटेल दे दिया गया है, ठीक है। ये आप लोग पढ़ लेना। और ये कहाँ मिल जाएगा आपको, ये मिल जाएगा सत्याधीश शर्मा क्लासेस के नए वाले मोबाइल एप्लीकेशन पर। आप लोगों के सामने ये है केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ, नागपुर, लखनऊ, शिमला या कटक। चावल अनुसंधान केंद्र, ठीक है। चलिए चलिए जल्दी उत्तर दीजिए। फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। लेकिन ये पूछ रहे हैं राष्ट्रीय कि राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र या केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र या भारत का चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कटक। क्या इसका सही उत्तर हो जाएगा कटक, उड़ीसा। कटक उड़ीसा, उड़ीसा में है कटक। महानदी के तट पर बसा हुआ शहर है। कौन सी नदी के तट पर, महानदी के तट पर बसा हुआ शहर है कटक, उड़ीसा में है। और यहीं पर है राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र। अन्य महत्वपूर्ण चावल अनुसंधान केंद्र के अलावा अन्य महत्वपूर्ण अनुसंधान केंद्र यहाँ पर इस स्लाइड में आप लोगों को दे दिए जा रहे हैं, इनको आप लोग पढ़ लेना। अगला प्रश्न, लोनार झील कौन से राज्य में स्थित है। लोनार झील, लोनार झील के बारे में मैं आपको बताता हूँ। हाँ, लोनार झील के बारे में मैं आपको बताता हूँ। ज्वालामुखी उद्गार से, क्रेटर से बनी झील है या उल्का पिंड के गिरने से बनी झील है लोनार झील। और इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र। क्या है इसका सही उत्तर, महाराष्ट्र। बिल्कुल उत्तर आ रहे हैं आप लोगों के। और इसका एक अन्य मोबाइल एप्लीकेशन है, सॉरी एक अन्य जो है वो यूट्यूब चैनल है, वहाँ भी बहुत सारे लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। और सत्याधीश शर्मा क्लासेस का में है, कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है लोनार झील, आप लोगों को याद रखना है। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण झीलें भी यहाँ दे दी गई हैं, जैसे नैनीताल, मालाताल, देवताल, खुरपाताल। ये कहाँ है, उत्तराखंड की हैं। ताल 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 वाली ज़्यादातर उत्तराखंड में है ना। और राजस्थान में सांभर, राजसमंद, पिछोला, लुनकरसर, जयसमंद, फतेह सागर, डीडवाना झील राजस्थान की झीलें हैं। अन्य महत्वपूर्ण झीलें जैसे डल, वुलर, बेरीनाग, मानस, शेषनाग, अनंतनाग, नागिन झील, ये सब जम्मू कश्मीर में है। और लोकतक झील एक मणिपुर में है, ठीक। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ सर्वाधिक सीमा साझा करता है, या सबसे ज्यादा सीमा कौन से राज्य के साथ बांग्लादेश की लगी हुई है, ये प्रश्न है, ठीक है। जल्दी इस प्रश्न का आंसर करें आप लोग। तो इसका सही उत्तर, सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला जो बांग्लादेश के साथ राज्य है वो है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल इसका सही उत्तर है, ठीक है। पश्चिम बंगाल के साथ बांग्लादेश की सीमा सबसे ज्यादा लगी हुई है। मैं ये प्रश्न भी आपसे पूछ चुका हूं कि 7 देशों की सीमा भारत से लगी है, इसमें सबसे ज्यादा सीमा कौन से देश की भारत के साथ लगी है, तो इसका उत्तर बांग्लादेश है। और बांग्लादेश के साथ कौन से राज्य की सीमा सबसे ज्यादा लगी है, तो वो पश्चिम बंगाल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, उससे पहले ये भी यहाँ पर डिटेल दे दिया गया है कि बांग्लादेश की सीमा कौन से राज्य के साथ कितने किलोमीटर, तो पश्चिम बंगाल के साथ इतने किलोमीटर। नेपाल की सीमा उत्तर प्रदेश के साथ सबसे ज्यादा लगी है, इतने किलोमीटर। म्यांमार की सीमा अरुणाचल प्रदेश से सबसे ज्यादा लगी है, 520 किलोमीटर। ये भी यहाँ पर डिटेल दे दिया गया है आप लोगों को, ताकि आपकी तैयारी में किसी प्रकार की कोई कमी ना रहे। पीडीएफ मिल जाएगी इस लेक्चर के बाद, कहाँ, मोबाइल एप्लीकेशन पर, सत्याधीश शर्मा क्लासेस के न्यू वाले, जिसमें यूट्यूब वाले सेक्शन पर, ठीक है। ओके, अगला प्रश्न, सूर सागर के रचयिता, सूर सागर नामक रचना के रचयिता कौन है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तुलसीदास जी, सूरदास जी या केशवदास जी। तो जल्दी से उत्तर करिए। सही उत्तर है सूरदास। सूरदास इसका सही उत्तर है। उनके नाम पर ही, सूरदास जी के नाम पर ही
सूर सागर के रचयिता सूरदास जी। ठीक, अन्य रचनाएं और उनके लेखक यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे अनामिका गुंजन परिमल, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। रामचरितमानस विनय पत्रिका दोहावली गीतावली तुलसीदास जी की रचना है। रामचंद्रिका केशवदास जी की, सतसई बिहारी की है। कामयनी आंसू अजातशत्रु स्कंदगुप्त जयशंकर प्रसाद की, और पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। अगला प्रश्न, पंजाब केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? पंजाब केसरी के नाम से किसे इतिहास में जाना जाता है? ठीक, लाला लाजपत राय, चित्तरंजन दास, लाल बहादुर शास्त्री या रविन्द्रनाथ टैगोर? हाँ, जुगनी जुगनी पतराय सही उत्तर है आप लोगों का पंजाब केसरी के नाम से। ज्यादातर लोगों ने इसका आंसर सही किया है। पंजाब केसरी के नाम से जाने जाते हैं लाला लाजपत राय। जो लोग वीडियो देख रहे हैं इस समय, इसके बाद लोकप्रिय नेता और उनका क्या उपनाम है, ये यहाँ पर आप लोगों को एक सारणी बनाकर ये पूरा दे दिया गया है, जिसको आप देख सकते हैं। पीवी सिंधु का संबंध किस खेल से है? कुश्ती, शूटिंग, बॉक्सिंग या बैडमिंटन? रजत पदक जीत चुकी हैं ये ओलंपिक में। देखते हैं कितने लोग इसका सही उत्तर दे पाते हैं। ठीक है, तो पीवी संधू जो हैं उनका संबंध है बैडमिंटन। बैडमिंटन जो है उसमें ओलंपिक में रजत पदक भी इन्होंने जीता है, और बहुत प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं बैडमिंटन की पीवी सिंधु। ठीक, इसके अलावा कौन कौन से खेल से संबंधित प्रसिद्ध अन्य खिलाड़ी हैं वो भी यहाँ पर सारणी में दे दिए गए हैं आप लोगों के लिए, पढ़ लेना आप इसको। अगला 17वें नंबर का क्वेश्चन है, नायडू ट्रॉफी का संबंध किससे है? नायडू ट्रॉफी का संबंध किससे है? शतरंज से, टेनिस से, नौकायन से, पोलो से? विभिन्न खेलों से संबंधित प्रतियोगिताएं पूछी जाती हैं, इसमें इसी क्रम में नायडू ट्रॉफी भी पूछी जाती है कि इसका संबंध किस खेल से है? शतरंज, टेनिस, नौकायन या पोलो? जल्दी से इसका आंसर करो आप लोग, कम है अपने पास इसलिए थोड़ा जल्दी कर रहे हैं। तो शतरंज, नायडू ट्रॉफी का संबंध किससे है? शतरंज से। याद रखना, नायडू ट्रॉफी का संबंध शतरंज से है। अन्य ट्रॉफियां ये हैं, नौकायन से संबंधित ये, पोलो से संबंधित, टेनिस से संबंधित और निशानेबाजी से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जो ट्रॉफी और कप हैं वो इस सारणी में आप लोगों को उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। ठीक, अगला प्रश्न, मात्र 3 प्रश्न बचे हैं, सब लोग जल्दी इसका आंसर करें, आज अपने पास समय जो है वो कम है। अच्छा, खेल कौन सा है? तो इसका सही उत्तर आप लोगों ने लगा ही दिया होगा, बैडमिंटन। बैडमिंटन मलेशिया का जो है वो राष्ट्रीय खेल है। अब अन्य देशों के राष्ट्रीय खेल भी जानना जरूरी है। ये जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन देता हूं ना, ये बहुत ज्यादा महत्व का है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस डिस्क्रिप्शन को मत छोड़ना। एप्लीकेशन पर फ्री पीडीएफ में मिलेगा, ये यूट्यूब वाली फ्री पीडीएफ में। नारी नमन योजना का संबंध कौन से राज्य से है? नारी नमन योजना, नारी नमन योजना का संबंध कौन से राज्य से है? मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम या उत्तर प्रदेश? इसका देखते हैं कितने लोग से उत्तर दे पाते हैं। इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश नारी नमन योजना का संबंध कौन से राज्य से है? हिमाचल प्रदेश से। अन्य राज्यों की भी महिला सशक्तिकरण से संबंधित जो योजनाएं हैं वो यहाँ पर आप लोगों के सामने दे दी गई हैं। लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश की उसी प्रकार की योजना है जिस प्रकार से नारी नमन योजना। अम्मा बहन योजना सिक्किम की योजना है। एक जिला एक उत्पाद योजना, काशी यात्रा, एक विधायक एक पेंशन, चिराग योजना, सीमा दर्शन योजना, महिला ऋण योजना, चिरंजीवी योजना, ये सब अलग अलग राज्य की योजनाएं हैं जो आपको याद करनी है। लास्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या है? ठीक है, स्वतंत्रता भारत में नहीं है, 150वां नंबर आता है में भारत का स्थान 85वां है। भ्रष्ट देशों की सूची में 85वें नंबर पे भारत है। ठीक, ऐसे अंतरराष्ट्रीय मतलब ये कम भ्रष्ट देशों के क्रम में है, सबसे कम भ्रष्ट वो पहले नंबर पे आएगा। तो भारत का स्थान 85वां है, मतलब भ्रष्टाचार है बहुत ज्यादा, इसका मतलब ये है।
इसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में 43वां स्थान है, मतलब बौद्धिक संपदा तो ठीक है फिर भी। विश्व शांति में, शांति नहीं है भैया है ज्यादा, 135वां स्थान है। विश्व खुशहाली में वही 136वां, दूर है बहुत खुशहाली शांति। हेनले पासपोर्ट सूचकांक 87वां। विश्व भुखमरी सूचकांक 107, बहुत भुखमरी है देश में। तो ये सब सूचकांक होते हैं। और प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 150वां स्थान, बहुत दूर का स्थान है। और ये सब स्थान जो है वो थोड़े पास पास के आ जाएंगे।